बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और बल्ला बोल अपने प्रयोग के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है। सिद्धार्थ, कोविड के टाइम पे हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जूम पे कनेक्ट होते थे और वैसे बातचीत करते थे। हालांकि वो ज़माना कुछ और था, है ना, और ऑडियो में हम थे बल्ला बोल, तो थोड़ा आसान था। अब क्या है, निखिल सर हमारे दुबई पहुंच गए हैं, है ना, और वहाँ से जूम के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो हम पहली बार एक तरीके से बल्ला बोल गोज़ इंटरनेशनल। बिल्कुल, बल्ला बोल इज गोइंग ग्लोबल अगर हम कहेंगे तो। हाँ, एक समंदर पार यहाँ से निखिल है, वहाँ दुबई में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में देख ही चुके हैं। और जो लोकेशन में बैठे हैं, लाजवाब लोकेशन में दुबई का, पता नहीं कौन सा एरिया है वो। कहाँ निखिल आप है दुबई के, कौन से एरिया में हो आप? मीडिया सेंटर के वहाँ? नहीं जी, ये आप देखिए, मीडिया सेंटर तो बड़े आधुनिक तरीके से बनाया जाता है ना। ये देखिए, आप देख रहे हैं मेरे पीछे लालटेन लगी हुई हैं, मिट्टी की दीवारें हैं। ये हमारा गरीब खाना है, यहाँ हम रुके हैं। हम बिल्कुल एकदम जैसे आप कहते हैं ना, ओल्ड दुबई जैसा होता है हाँ, माहौल, हाँ, कुछ उस तरह से हम रुके हैं। ये है सुख। सुख यहाँ पे, यानी सुख चैन वाला सुख नहीं, इसको सुख कहते हैं कि आपका बाजार। बाजार के लिए एक वर्ड होता है यहाँ पर, और सुख कहते हैं, SOUQ, सुख। तो ये यहाँ का सुख, पुरानी जो होती थी ना, जो हम फिल्मों में देखा करते थे, अरेबियन नाइट्स में, अगर आपको याद हो, या जो कहानियां हुआ करती थी, तो उसमें जिस तरह के बाजार होते थे, कुछ उस तरह का बाजार है। लेकिन ये आधुनिक बाजार है, बना ये 5 साल पहले ही है, लेकिन उसको लुक वैसा दिया गया है सुख का। तो वहां पर हम इस वक्त बैठे हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, चलिए, थोड़ा आपको आइडिया होगा। देखिए, अब देखें किस तरह के आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं आप मेरे पीछे। बिल्कुल, ये देखिए, तो ये है एकदम दुबई की फील लेते हुए हमारा गरीब खाना। यहाँ हम रुके, मेरा कमरा थोड़ा पीछे ही है इसके। इस एरिया को कहते हैं अलसीफ। वाह, अलसीफ इलाके में हम रुके। अलसीफ, इसीलिए निखिल वहां जाके एकदम सुखी हो गए। बिल्कुल डैशिंग लग रहे हैं, पूरा एकदम चश्मा वश्मा लगा के। अरे सर, चश्मा लगाया, इतनी धूप है यहाँ, पता है आपको, रेगिस्तान है, धूप इतनी कड़क होती है। वो तो ऊपर वाले का रहम है कि थोड़ी वेदर ठीक ठाक है। ठीक ठाक मतलब 30 डिग्री टाइप है, तो वो मैनेजेबल है। नहीं तो आपको पता है यहाँ की गर्मी कैसी होती है, अनबेरेबल। तो वैसे हालात नहीं पहुंचे। अब बारिश भी देख ली हमने, बताइए, बिल्कुल रेगिस्तान में बारिश। इसीलिए निखिल वहां गए, तुरंत बारिश लाए। मृग मरीचिका की तरह रेगिस्तान में बारिश हो गई है वहाँ। और सीधा हम एजेंडे पर आते हैं अब, है ना, क्योंकि वक्त की कमी है सर के पास भी। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का कैंपेन शुरू हो चुका है। एक पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ, बांग्लादेश को 6 विकेट से हमने हरा दिया। दुबई की पिच को लेकर के तमाम बातें चल रही थी, इतने सारे स्पिनर्स वहाँ पे डाल दिए गए, इसको लेकर के बातें चल रही थी। कैसा लग रहा है आपको जीत करके? सिद्धार्थ, पहले आप बताइए। देखिए, जीत तो सॉलिड जीत थी, लेकिन इश्यूज है। ये मैं कहूंगा कि 2 इश्यूज है, मिडिल ओवर्स और मिडिल ऑर्डर। मिडिल ओवर्स में 35 फॉर 5 जब बांग्लादेश थे, उसके बाद ठीक है, बांग्लादेश के खिलाड़ी बहुत सॉलिडली डट के खेले थे। फील्डिंग भी हमारी बहुत दिक्कत हो गई थी, हमने 2 कैचेस छोड़े थे, एक स्टंपिंग हमने मिस किया था। तो इसके वजह से मिडिल ओवर्स में एक 152 रन का पार्टनरशिप, या 53 रन का जो पार्टनरशिप था, वो हमने अलाउ कर दिया था 6th विकेट के लिए। जाकिर अली और तौहीद हृदय ने जो है बढ़िया खेला था, लेकिन फील्डिंग दिक्कत थी। अगर हम मिडिल ऑर्डर के देखते हैं तो कल श्रेयस अय्यर का एक रेयर फेलियर हुआ, लेकिन विराट भाई, अब जो है ना, अलार्म बेल बजाना शुरू करो, क्योंकि 3 लगातार मैचेस में लेग स्पिनर से आउट हुए हैं, और वो भी जब गेंद बाहर जा रही है तब जाके आउट हो रहे हैं। तो ये एक, ठीक है, आप जीत चुके हैं। बांग्लादेश देखिए 26 साल से तो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 25 साल से, लेकिन वो उतने चैलेंज नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली। सो हाँ, जीत लिए, लेकिन हाँ, आने वाले जो 2 गेम है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, कड़ी चुनौती होगी। और क्योंकि आप दुबई में खेल रहे हो, पिच पहली बार फरवरी में कुछ अलग है, इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सावधानी से कदम फूक फूक के रखिएगा। इतना ये मत के सीना चौड़ के भाई हम फतेह पाएंगे पूरे दुनिया में, थोड़ा आराम से धीरे से कीजिएगा। आप 3 मैचों की बात कर रहे थे, मैं 2024 से 5 मैचेस निकाल लाया हूँ। 5 मैचों में 51 गेंदों में 31 रन बनाए उन्होंने लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट, और 5वां दफ़ा
लेग स्पिनर्स ने विराट कोहली को आउट किया है। सर आप देख रहे थे मैच, दुबई में हैं भी वहाँ, पिच को भी आपने काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया, गेम को भी ऑब्जर्व किया। इंडियन टीम एक तो पहले बहुत तैयार नज़र आ रही, खास करके टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा और शुभमन गिल का, लेकिन जैसे ही शर्मा जी का विकेट गिरता है एकाएक लगता है मामला अटक सा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ इस परेशानी से कैसे पार पाएंगे? देखिए केशव जी, मतलब ठीक है, आप पिछला मैच को देख लें तो ये कहना सही होगा, पर अगर आप ओवरऑल इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देखें तो शायद मुझे इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर आप आपको देखिए इंग्लैंड ओडीआई भी यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे। दो चीजें सिद्धार्थ ने बात की, क्योंकि दो परेशानी है, एक बोला मिडिल ओवर की परेशानी है और एक बोला मिडिल ऑर्डर की परेशानी है। मैं दोनों चीजों पे आता हूँ। मैं थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सिद्धार्थ नहीं, काफी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मिडिल ओवर की परेशानी कहाँ से आई। या कोई भी चीज जब परेशानी होती है तो उसके पीछे कुछ एक लंबा चौड़ा समय होता है ना, कि भाई अच्छा, अगर मानिए विराट कोहली का बल्ले से रन नहीं आ रहे, वो एक परेशानी है। जैसे आपने आंकड़े भी दिए कि भाई देखिए लेग स्पिनर से आउट हो रहे, रन नहीं आ रहे टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में, उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि आपने कोई आंकड़े दिखाए, आपने एक ट्रेंड दिखाया। मिडिल ओवर का ट्रेंड तो मुझे नजर ही नहीं आया, बल्कि आपको मैं इंग्लैंड की सीरीज पे ले जाता हूँ, 3 मैचेस जो हुए हैं वहां आपने मिडिल ओवर में ही विकेट निकाल के जीते हैं। शुरू में आपकी पिटाई हो रही थी, अगर आपको याद हो, हर्षित राणा गेंद डालते थे, चौके छक्के पड़ते थे, शमी गेंद डालते थे, चौके छक्के पड़ते थे। वो जबरदस्त शुरुआत करती थी इंग्लैंड। आप कहां पकड़ लेते थे? मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में आपके स्पिनर आते थे, वो आपकी विकेट निकाल देते थे। चाहे वो रविंद्र जडेजा थे, एक बार वरुण चक्रवर्ती खेल गए, एक बार कुलदीप यादव खेल गए, अक्षर पटेल खेल गए, और हार्दिक पांड्या आ जाते थे। वो एक टाइम था कि मिडिल ओवर में आप विकेटें निकाल रहे थे, बल्कि आप इंग्लैंड की सीरीज ही जीते हैं मिडिल ओवर में विकेट निकाल के। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सडनली ये कहां से नैरेटिव आ गया कि मिडिल ओवर में हमें परेशानी है। मुझे तो लगता है ये, अब बल्कि अगर आपकी कोई परेशानी है वो है स्टार्टिंग ओवर में, वहां आपकी पिटाई होती है। मिडिल ओवर में आप सॉर्टेड है, और आप लेके भी आए हैं 3 स्पिनर। आपको समझना होगा मिडिल ओवर में विकेट क्यों नहीं आए। मिडिल ओवर में विकेट इसलिए नहीं आए क्योंकि बांग्लादेश ने शटर डाउन कर दिया था। बांग्लादेश की स्थिति थी 35 पर 5। 35 पर 5 के बाद आपको अब विकेट कहां मिलेगी? आप 6 भी हो सकते थे अगर कैच पकड़ लिया जाता। तो अगर 6 भी होते तो उसके बाद आप क्या करते? आप सर्वाइवल के लिए खेलते ना। अगर आप हृदय हैं या जाकिर हैं, या उसके बाद रिशाद आए, जो भी आए, आप सर्वाइवल के लिए खेलते। तो जब आप सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं तो आपके लिए विकेट लाना बहुत मुश्किल है हर विकेट पे। और खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप बैटर को बीट करके विकेट नहीं निकालते। जब बैटर रिस्क लेता है तब भी आपको विकेट निकलती है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया हमें रिस्क लेना ही नहीं। अगले 30 ओवर 4 रन प्रति ओवर पे खेले वो, तो फिर विकेट कैसे आएगी? यही अगर स्थिति आप बांग्लादेश का मैच देख लें, अगर बांग्लादेश 50 for 1 होता या 70 for 2 होता, तो आप मिडिल ओवर में देखते विकेट आते, क्योंकि कोई ना कोई तो जोखिम उठाता। तो ये एक रीजन है। मिडिल ओवर में भारतीय गेंदबाजों को प्रॉब्लम है, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ट्रेंड ही नहीं है वो कहने के लिए। हाँ, अगर आप देखते हैं तीनों मैच हो जाते हैं, तीनों मैच में यही स्थिति रहती है, अलग अलग स्थिति में भी ये रहता है, फिर आप उसके बाद सेमीफाइनल से पहले ये कहते हैं, तो चले वो बात जायज भी होगी। मिडिल ऑर्डर को लेकर बल्लेबाजी में फिर भी आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि भाई आपको थोड़ा बेहतर होना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उसमें भी श्रेयस अय्यर थे एक मैच में जहां उन्होंने रन बना दिए थे इंग्लैंड के मैच, वहां आपका फायदा हो गया था। एक मैच में आपके पास ऐसी भी स्थिति थी कि केएल राहुल ने नीचे आके रन बनाए, केएल ने कल भी आके रन बना लिए बांग्लादेश के खिलाफ। तो और अक्षर ने एक मैच में रन बना दिए थे उससे पहले। तो मिडिल ऑर्डर भी आपके रन बना रहा है। ऐसा कोई मैच होता ही नहीं कि एक मैच में हर चीज पे आप टिक कर दें। हर गेम में उतार चढ़ाव होगा, कुछ एरिया अच्छा चलेगा, कुछ एरिया अच्छा नहीं चलेगा। आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। इंग्लैंड सीरीज में जडेजा की विकेट रुक ही नहीं रही थी, अक्षर को विकेट मिल ही नहीं रही थी। कल क्या हुआ? अक्षर को विकेट मिल गई, जडेजा को नहीं। तो कभी तो कोई ऊपर जाएगा, कभी कोई नीचे आएगा, ये तो दस्तूर है ना क्रिकेट का। तो कोई मोटा मोटी मुझे चिंता ना मिडिल ऑर्डर को लेकर है, ना मिडिल ओवर्स को लेकर है। चिंता जैसे आपने बात की वो विराट कोहली को लेकर है, वो बिल्कुल जायज है। बट उसका इलाज क्या है? पाकिस्तान के पास जो स्पिन अटैक है वो कितना पोटेंट है? दुबई की पिच को आपने देखा ही है, स्पेशली जब भारत सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रहा था, थोड़ा मुश्किल था वहाँ बैटिंग करना भी। तो कितनी बड़ी चुनौती विराट कोहली के लिए होगी वहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखें, विराट कोहली, मैं तो अभी ऑपोजिशन को देख ही नहीं रहा। हाल ये हो गया है कि ऑपोजिशन मैटर नहीं करता, बस एक लेग स्पिनर की आपको जरूरत है, उसको गेंद आप थमा दें, आपका काम हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि इस वक्त आलम क्या है।
मैच चल रहा है, कल हम बैठे हैं प्रेस बॉक्स में, मेरे साथ कुछ क्रिकेटर्स भी बैठे हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं। वैसे तो हम मैच लाइव देख रहे होते हैं, बट खाना खाते टाइम आपको पता है वो डाइनिंग एरिया में आते हैं तो वहाँ टीवी पे मैच देख रहे होते हैं, और ऐसी बात हो रही है। तो वहाँ मैंने कहा यार आज चले, विराट के लिए इंपॉर्टेंट दिन है, थोड़े रन चाहिए अगर टूर्नामेंट में आगे चलना है, और आज अच्छे लग भी रहे हैं। किसी शख्स ने वहाँ बैठकर कहा हाँ अभी तो अच्छे लग रहे हैं, वेट टिल द लेग स्पिनर कम्स, तब देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। रिशाद आते हैं, मुझे याद है एक गेंद डालते हैं और वो खेलने जाते हैं बिल्कुल जैसे आदिल रशीद से आउट हो रहे थे ना, फ्रंट फुट पे जाते हैं, ओ एज उनकी बच जाती है। हमने बात की अरे यार ये तो एज बच गई, यही एज लग भी सकती थी, है ना, आदिल रशीद के टाइम लग गई, यहाँ बच गई, चलो बच गए शायद होगा। लेकिन फिर अगली बॉल आप जाते हैं, कट मारते हैं, पॉइंट पे कैच हो जाता है। मतलब वो एक वॉकिंग विकेट है जहां पर आप देख रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ। मतलब ये, और ये चीज अब ऑपोजिशन टीम्स नहीं, दुनिया भर में इस बात के बारे में चर्चा हो रही है, सबको आभास हो गया। जैसे हमने भी बात की, हम भी बाहर से बैठ के देख रहे हैं ना मैच, और सब कह रहे हैं एक साथ, इन यूनिजन, बिल्कुल एक साथ, अरे यार अब तो आगे लेग स्पिनर आउट हो जाएगा, और ये मजाक सा बन गया है, और लेग स्पिनर आते हैं और आउट हो जाते हैं। तो ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ परेशानी की बात है कि भाई मेरे लिए ना, मेरे लिए क्या, हम सबके लिए विराट कोहली हीरो है। वो इस के भारत के टॉप बैटर है, कई लोग कहेंगे दुनिया के टॉप बैटर है ओवरऑल हर फॉर्मेट में अगर आप देख लें। तो हमारे लिए तो वो हीरो थे, हमारे लिए तो वो सुपरमैन थे। अब सुपरमैन होता है, सुपरमैन से आप क्यों सुपर हीरो कहते हैं, आप उससे क्यों इतने उनके फैन बनते हैं, या कोई भी सुपर हीरो के फैन बनते हो, इसलिए क्योंकि आपको पता है भाई हालात कुछ भी हो, विलन कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, सुपर हीरो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा, वो बचा लेगा, उसको पता है, उसको अंदाजा है कि इस टफ सिचुएशन से मुझे बाहर कैसे निकलना है। मैं ऐसे फंस गया हूँ, दो बड़े विलन मेरे सामने हैं, दीवार है मेरे पीछे, मुझे नहीं पता क्या है, सुपरमैन को पता है क्या करना है। आप और हम घबराएंगे, सुपरमैन एक तरीका निकाल लेगा, निकल लेगा। हमारे लिए विराट कोहली वही थे ना, कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, उनको पता था। तो अब तक मैं यही सोच रहा था, मुझे लगा चलिए लाल बॉल में गेंद थोड़ी ज्यादा मूव करती है, मे बी विद एज कई बार रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, परेशानी होती है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में परेशानी नहीं होगी। वहां पे तो आपकी हैंड ऑय कोऑर्डिनेशन अगर अच्छी है, आप खेलें, इतनी मूवमेंट भी नहीं होगी, ढेर सारे रन आएंगे, और विराट कोहली तो इस फॉर्मेट के मास्टर है, रन तो आ ही जाएंगे। और वो रन बाकी गेंदबाजों के खिलाफ बना भी रहे हैं, लेकिन स्पिनर आते हैं वो बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। तो पहली बार एज अ वेल विशर ऑफ विराट कोहली, एज समबडी हु एडमायर्स हिम, मुझे डर लग रहा है, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मेरा जो सुपर हीरो है ना, ही इज ह्यूमन, वो उनमें भी कहीं ना कहीं आप और मेरी तरह वो भी स्किन और बोन से बने हैं, मॉर्टल तो है। मतलब अब मॉर्टल हैं, अब मतलब वो एक स्थिति आ गई है, और ये घबराने वाली बात है। क्या वो इससे पार पा सकते हैं? मैं ये लगातार कहता आया हूँ कि देखिए उन्होंने टफ सिचुएशन तो हमेशा देखी है। आप और हम जब बात करेंगे टेक्निक की, फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, बैक फुट में खेलना चाहिए, अगर आप और हम ये बात करते हैं, इमेजिन विराट कोहली, वो भी तो इन चीजों से जूझ रहे होंगे, वो भी तो ये नो सोचते डाउट। होंगे कि यार आज मुझे क्या खेलना चाहिए था, इस बॉल में क्या करना चाहिए था, वो सोच रहे हैं, वो कोचेस के साथ काम भी कर रहे हैं, फिर भी कोई उनको नतीजा नहीं निकल पा रहा, या फिर भी उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो ये एक परेशानी की बात है। अब वो बेबस नजर आ रहे हैं, और उनकी वजह से अगर आप एक क्रिकेट फैन है, तो आप भी अगर बेबस है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल सर। सिद्धार्थ, दो खिलाड़ी जिनको किंग कहा जाता है, एक ही लीग में जिनको रखा जाता था, हालांकि मैं उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं, विराट कोहली बाबर आजम से मीलों आगे हैं, कोसों आगे हैं। लेकिन जो स्थिति बाबर आजम की भी है, जो टुक टुक उन्होंने किया वहां जा करके पहले मुकाबले में सर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और विराट कोहली, दोनों की स्थिति कमोबेश एक जैसी लग रही है। देखिए विराट और बाबर का कंपैरिजन, आपने कहा ना मीलों का एक फासला है, आप मील भी नहीं है, लाइट ईयर्स कहना चाहते हैं? मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। विराट यहाँ है, बाबर आजम वहां आने में पता नहीं क्या वो सक्षम रख पाएंगे कि वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए विराट का, अगर हम कहते हैं ना सुपरमैन के पास क्या था, क्रिप्टोनाइट एक चीज थी जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ते थे। और उसमें क्या खासियत था, अलग अलग रंग के क्रिप्टोनाइट अलग अलग कमजोरियां निकालते थे सुपरमैन के। विराट का देखिए बीजीटी में एक ही ट्रेंड, एज आउट आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंदर आती हुई गेंद वो एक अलग तरीके का क्रिप्टोनाइट, वो भी एक प्रॉब्लम है। स्पिन के खिलाफ आपने जो कहा वो भी एक प्रॉब्लम है। लेग स्पिन अब 3 लगातार मैचेस में, वो तो अलग अलग रंग के जो क्रिप्टोनाइट हो रहे हैं ना, वो विराट कोहली को एकदम तहस नहस कर रहे हैं। अब बाबर आजम, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में निखिल कहना कि डर लग रहा है, पता है वो डर कौन निकालेगा विराट से? कौन? पाकिस्तान। अच्छा। क्योंकि
पाकिस्तान के खिलाफ वो क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स नहीं है। अबरार अहमद, नो डिसरिस्पेक्ट, सलमान आगा, नो डिसरिस्पेक्ट, खुशदिल शाह, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन जो आदिल रशीद और उनका वो क्वालिटी है वो मीलों मीलों दूर है उनसे, ठीक है। दूसरा, जब पाकिस्तान खेलते हैं इंडिया के खिलाफ तो विराट के अंदर एक अजीब सा एक जुनून आता है, तो वो जुनून की वजह से वो शायद फॉर्म में आ सकते हैं दोबारा। सो ये एक अच्छा मौका है। मैं देख रहा हूं कि विराट अच्छे रन्स बनाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हाँ, अगर अबरार ने कुछ एक स्ट्रेट वन डाल के वो वापस आउट होते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन आउटसाइड ऑफ स्टंप, निक किया, लेग स्पिनर ने डाला, तब आपको डर शायद लगना चाहिए। लेकिन हाँ, अलार्म बेल्स तो है कि एक ही पैटर्न पे बार बार आउट हो रहा है। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस मैच में मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हुआ था, 2 इंस्टेंसेस में पाकिस्तान हार गए। 7 ओवर में, आखिरी के 7 ओवर में 103 रन उन्होंने गंवा दिया ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम के बल्लेबाजी से। उन्होंने, जब आप 321 चेस कर रहे हो, 11 ओवर में 28 रन, आप कैसे इसको लेजिटिमाइज कर सकते हो? हमने बांग्लादेश के लिए वो बहाना दे दिया कि यार 35 पे 5 थे, लेकिन जाकिर अली और तौहीद हृदय ने कुछ तो एक इनिशिएटिव लिया था, रेजिस्टेंस किया, उसके बाद फायर भी किया थोड़ा लास्ट। अब बाबर आजम थोड़ी 5 या 6 नंबर पे खेल रहे थे, बाबर आजम खेल रहे थे ऊपर टॉप में, और उनका क्लास अलग है ना, उनकी लीग अलग है। देखिए, उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, मैं यहां पर नहीं बोलूंगा उनको क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि मैं मानता हूं बाबर आजम उससे अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। पाकिस्तान से जो हम देखते हैं आजकल के जो नस्ल है, जो आजकल की जनरेशन है, जो बैटर्स है, बाबर आजम उनमें सबसे टॉप में है। लेकिन क्या कर रहे थे बाबर आजम? 64 ऑफ 90, भाई 50 मार दिया। अब एक स्पोर्ट्स स्टूडियो में वो वीडियो चल रही है कि भाई वसीम अकरम ने ये बोला था कि यार तुम्हें बहुत सावधानी से खेलना पड़ेगा जब आप शुरुआत में ये कर रहे हो। तो उन्होंने, लगता है वो एडवाइस में बहुत सीरियसली ले लिया, इसलिए भी बहुत धीरे धीरे खेल रहे हैं। 321 के चेस में आप ऐसे एटीट्यूड नहीं रख सकते हो, इसीलिए विराट कोहली कैलकुलेट करते हैं, बाबर आजम के पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। इसीलिए उस माइंडसेट पे बैटिंग स्किल के मामले में विराट और बाबर का हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं केशव। लेकिन सर, पाकिस्तान की एक जो खासियत है, जब आप उसको, उस टीम को एक वॉल के अगेंस्ट, एक दीवार के अगेंस्ट पुश कर दो कोने में, तो उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो भी है कि कभी भी वो ऊपर एकदम अपने गेम को बढ़ा लेते हैं, असाधारण कर जाते हैं कुछ ऐसा। कितने चांसेस दिख रहे हैं पाकिस्तान अपने उस रवैये पे लौट सकता है भारत के खिलाफ? स्पेशली ये डू और डाई मैच होगा उनके लिए, और बड़ा एम्बेरसमेंट होगा उनके लिए अगर ये भारत के साथ हार करके वो सीधा निकल जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये ट्रेंड कहां से आता है। 92 में कुदरत का निज़ाम, 2009 कुदरत का निज़ाम, 2017 कुदरत का निज़ाम, 2022 कुदरत का निज़ाम। मैं समझता हूं जब वो पुश होते हैं दीवार पे तो वो अपना एक अलग ही रूप दिखाते हैं। लेकिन आप पिछले भी ये देखिए, 2024 के T20 वर्ल्ड कप देखिए, 2023 के ODI वर्ल्ड कप देखिए, स्थिति तब भी गंभीर थी, लेकिन क्या वो रिकवर कर पाए? नहीं कर पाए। ODI क्रिकेट में पिछले 10 साल से पाकिस्तान के पास एक मेंटल ब्लॉक है इंडिया के खिलाफ। आप भले ही आंकड़े निकाल दीजिए, दुबई में 2 मैचेस 2018 में पाकिस्तान ने कंबाइंड, ये पाकिस्तान की मैं गेंदबाजी की बात कर रहा हूं, गेंदबाजी जो उनका स्ट्रॉन्गर सूट बोलते हैं, सिर्फ 3 विकेट चटका पाए। 2 मैच में 3 विकेट दुबई में। हालांकि अभी बोलेंगे वहां हालत अलग थे, सिचुएशन अलग था, सब कुछ अलग था। 10 साल में 2 या 3 ऐसे मैचेस होंगे जहां पर पाकिस्तान ने इंडिया को टेस्ट किया था, इंक्लूडिंग 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। यहां पर इनका फॉर्म देखकर, बैटिंग बॉलिंग का जो कॉन्फिडेंस है उसको देखकर मैं बोल रहा हूं कि यार इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में हेड टू हेड होने वाला है 3-3। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि इंडिया का जो स्किल सेट है, पाकिस्तान का जो स्किल सेट है, पाकिस्तान का यहां, इंडिया का यहां है। बैटिंग बॉलिंग दोनों, भले ही विराट फॉर्म में ना हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं 3-3 की हम आशंका कर सकते हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान इतने मशक्कत किए थे, 30 साल बाद एक ICC इवेंट हो रहा है, अब वो शायद अपने ही टूर्नामेंट 5 दिन में बाहर हो जाएंगे शायद। निखिल सर, फ़खर जमान आउट हो गए हैं, मतलब पूरी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, और इमामुल हक को उनकी जगह बुलाया गया है। आप ये बताइए, ओपन कौन करेगा? इमामुल क्या इतने हैं? एक तो ऐसे ही बाबर पे सवाल उठ रहे हैं, रिजवान भी हैं वहाँ, लेकिन जो स्ट्राइक रेट का एक सवाल है वो इमाम के साथ भी होता है, और जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम हार के आ रही है, मनोबल उनका ऑलरेडी डाउन होगा, स्पेशली इंडिया के खिलाफ एक बड़ा मैच होता है।
हाइप तो हो ही जाता है एटलीस्ट। तो आप बताइए कि पाकिस्तान की टीम को इंडिया के सामने कितना तैयार आप देखते हैं और इंडिया कितना तैयार है उस चैलेंज के लिए? देखिए, अब दोनों टीमों में कंपैरिजन नहीं है, मतलब इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से, ये तो बात जाहिर है। अ, लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान को थोड़ी होप देगी वो ये नहीं कि वो हार के आए। आपने कहा बैक अगेंस्ट द वॉल, वो बैक अगेंस्ट द वॉल अक्सर हुआ करता था पहले, लेकिन ये वो टीम नहीं है, ये वो पाकिस्तानी टीम नहीं है, ये वो पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है जिनमें वो मानता है कि भाई कॉर्नर टाइगर्स की तरह वो आके रिकवर करे, वो आकर लड़ाई करे और उसके बाद वो आके ऐसे करे। ऐसा मुमकिन नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये उस तरह की टीम भी नहीं है पाकिस्तान की टीम। हाँ, कौन सी टीम है जो ऐसा कर सकती है, मतलब वो पुरानी पाकिस्तानी टीमें होती थी जो इस तरह का कर सकती थी। ये वो वैसी टीम मुझे नहीं नजर आता कि इनमें उस तरह की कोई काबिलियत है कि वो कम बैक करें कि फंस गए। हाँ, ओनली चीज मुझे लगता है जो कुछ हद तक उनको फायदा करा सकती है पाकिस्तान की टीम को, जो उनके लिए एक रे ऑफ होप है, वो ये है कि जिस तरह की पिच हमने दुबई में देखी। क्योंकि अगर आप देखें जो पिच हमें पाकिस्तान में मिल रही है, अगर आप उस पिच पे मैच करा देना इंडिया पाकिस्तान का, जित कोई ऐसी पिच जहाँ ट्रू पिच हो, जहाँ ढेर सारे रन बन सकते हैं, उस पिच पर अगर आप मैच कराएं तो जो आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है, बहुत मतलब बहुत फर्क है। इंडियन टीम आराम खराब होती जाएगी, जितनी पिच जो है मुश्किल होती जाएगी, उतना आई थिंक पाकिस्तान गेम में आ जाती है। अ, तो क्या हो गया, मैं कर लूंगा। तो जितनी जो पिच है ना वो खराब होगी, उतना जो गैप है टीमों के बीच, वो मुझे लगता है कम होता जाएगा। यही एक रे ऑफ होप है पाकिस्तान के लिए कि भाई वो गंदी पिच है, आप पहले बैट कर जाओ दूसरी इनिंग में। ये बैट फर्स्ट पिच है यहाँ पाकिस्तान दुबई में। हम सोच रहे थे 280 290 होगा, यहाँ पर टोटल 300 तो 4 बार ही क्रॉस हुआ है। आई थिंक करीब 59-60 ओडीआईज हो गए दुबई में, 300 सिर्फ 4 बार क्रॉस हुआ है। वो आपको बताता है कि पूरी दुनिया से एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है यहाँ की पिच। जहाँ 300 एकदम नॉर्म हो गया, बिल्कुल अलग है। लेकिन ये वाली पिच क्योंकि इस टाइम पे खेली जा रही है साल की, इवन मुझे लगता है 260 काफी कंपेरेटिव टोटल हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान बैट करके ज्यादा नॉन रिस्क क्रिकेट लेके, आपने इमाम की बात की ना, मुझे लगता है इमामुल हक ऐसी कंडीशंस के लिए ठीक है। रुक कर अगर आप खेलते हैं, सिंगल डबल आप निकाल के खेलते हैं, आप 260 लगाएंगे ना, वहां पे इंडिया को परेशानी हो सकती है। वो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ओवरऑल मैन टू मैन अगर आप देखें, दोनों टीमों में बहुत फर्क है। अगर रिसेंट पास्ट में देखें, ठीक है ट्रायंगुलर सीरीज़ पाकिस्तान की टीम हार गई, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आई है ये टीम, साउथ अफ्रीका को भी हरा करके आई है। तो क्षमता तो है, मादा तो है। और जो बात निखिल सर ने कही कि 250 260 अगर मैच स्कोर खड़ा कर दिया पाकिस्तान ने, तो ट्रिकी सिचुएशन तो हो जाएगा इंडिया के लिए। देखिए, ट्रिकी सिचुएशन तो होगा ही होगा, बट मैं थोड़ा सा एक ये बात करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का भी जो वो टीम था, मतलब हालांकि कुछ ही स्टार प्लेयर्स थे उसमें, एक ओडीआई जीतने के बाद उसके बाद वो बोल रहे थे यार छोड़ दो, हम नहीं खेल रहे हैं उतना। दे वांटेड टू फोकस ऑन बीजीटी में फोकस कर रहे थे। इसीलिए पाकिस्तान, ठीक है उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने वो सीरीज जीता। साउथ अफ्रीका का भी पता नहीं, मतलब वो कौन सा साउथ अफ्रीका होता है, एक मिनट वो अच्छा खेलते हैं, दूसरे मिनट पे वो एकदम बेकार खेलते हैं। तो हाँ, उनका बिल्डअप अच्छा था, लेकिन अपने घर में हारना, और वो भी 3 लगातार बार न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये बहुत चिंता वाली बात है पाकिस्तान के लिए। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर आप टॉस जीतते हो, आप 270 280 बनाते हो, तो शाहीन नसीम का जो है वो शायद वो अच्छे से वो कर सकते हो, ठीक है, वो अच्छे से कर सकते हैं एंड इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको मूवमेंट मिल जाएगा। और जैसे जैसे आगे चलकर, जैसे हमने बांग्लादेश मैच में देखा था, बहुत स्लगिश हो जाता है क्रिकेट, यही एक उम्मीद है। लेकिन मुझे पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे भरोसा नहीं है कि वो 270 280 कर सकते, क्योंकि उनका जो ओडीआई क्रिकेट है वो 90 के दशक की तरह है, वैसे ही खेल रहे हैं। अरे हम एक्यूमुलेट करेंगे, फिर बाद में जाके 250 वो लोग मान रहे पार स्कोर आज के टाइम में, जब पार स्कोर है 280 290, अब वो भी दुबई जैसे विकेट्स में। तो मुझे उनके बल्लेबाजों पे भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ गेंदबाजी शायद स्टेप अप कर सकते हैं। लेकिन एक जो बात होती थी, शाहीन शाह अफरीदी जब नए नए आए थे, आज से 4 साल 5 साल पहले के शाहीन शाह अफरीदी और अभी के शाहीन शाह अफरीदी में
जो एक तिलस्म था उनका, देखा भी था हमने, चाहे नसीम शाह की बात, युवराज सिंह का मैं देख रहा था कि विराट कोहली को नसीम शाह से खतरा हो सकता है अगर अर्ली विकेट्स गिर जाते हैं और नसीम शाह की गेंदबाजी आती है। निखिल सर, आप बताएं कि एक जो थ्रेट हुआ करते थे शाहीन शाह अफरीदी, क्या अभी भी उनका वो थ्रेट रहेगा? हमने देखा था कल मुशर्रफ मुर्तज़ा ने थोड़ा सा, मुस्तफिजुर रहमान ने, माफ करिए, उन्होंने थोड़ा सा परेशान किया था शुरुआत में जो एंगल से अपने और स्विंग से। तो क्या शाहीन शाह अफरीदी और नसीम दोनों एक थ्रेट बन सकते हैं इंडिया के लिए? मेरे से पूछा आपने जी। केशव सवाल? नहीं देखिए, मैं एक्चुअली पाकिस्तान की बैटिंग पे ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ बनस्बत उनकी बॉलिंग का। और ये बहुत बड़ा एक बयान मुझे पता है लोग कहेंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान बॉलिंग की तो पिटाई ही हो रही है। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। अगर आप पिछला मैच भी देख लें न्यूजीलैंड के खिलाफ, हारिस राव शुरुआत अच्छी करते हैं, एंड में तो मार खा ही जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी काफी मार खा रहे हैं। नसीम शाह को एक टाइम ये बुमराह से बेहतर कह रहे थे कई लोग, लेकिन आपने देख लिया अभी तो वो सेम लीग में भी नहीं है। तो आई डोंट नो, ऐसी कोई यहाँ कंडीशंस देखने को नहीं मिली दुबई में कि भाई बहुत फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं जो उनको ज्यादा परेशान करेगी। स्पिनर्स भी वो ज्यादा नहीं लेके आया। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान की हमेशा हम बॉलिंग के बारे में बात करते थे, बैटिंग भी ये नहीं कह रहा कि ग्रेट है, बट फिर भी थोड़ी बेहतर है ना। यही वो पाकिस्तान टीम है जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी ट्राई सीरीज में एक रिकॉर्ड टोटल 300 प्लस चेज भी कर गई थी। 352 बिल्कुल। हाँ, तो उस लिहाज से आप देखें तो उनकी बैटिंग बना लेती है 350, अगर उनको स्टार्ट अच्छा मिले। आई थिंक फकर का बाहर जाना बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मैं कई लोगों से बात कर रहा था यहाँ। अक्सर हमें ड्राइवर्स जो मिलते हैं दुबई में वो पाकिस्तान से होते हैं, तो उन्होंने बात की बाबर, क्योंकि आपने बाबर की चर्चा की ना, तो हम बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं यार, फकर ही जिता सकता है। मैंने कहा बाबर का नहीं, बाबर नहीं कर सकता जी, उसके बस की नहीं है, वो मैच विनर नहीं है। और कुछ हद तक वो सही भी कह रहे थे, कई लोगों का ये कहना था, क्योंकि बाबर क्या है, इनकंसिस्टेंट, माफ कीजिएगा, फकर क्या है, इनकंसिस्टेंट थे। लेकिन आपको पता है कि अगर वो चल जाते थे एक तरफा आपको मैच। अब पहला न्यूजीलैंड वाला मैच भी देखिए, एक वो फकर की इंजरी ने काफी चीजें पलट दी। ठीक, बिल्कुल। हारे हो पाकिस्तान की टीम, लेकिन मुझे लगता है अगर बैटिंग ऑर्डर वैसे ही होता ना जैसे वो खेलते आए हैं, फकर अगर ऊपर होते, क्या पता, अगर बाबर इस तरह की एंकर इनिंग खेलते भी तो शायद करीब आ सकते थे। हर हर आदमी का अलग रोल है ना। रोहित शर्मा एक अलग अंदाज में खेल रहे हैं, भारतीय टीम इसलिए सक्सेसफुल है कि वो अलग अंदाज में खेल रहे हैं। एंकर रोल के लिए आपके पास है या तो शुभमन गिल कर लेंगे या केएल राहुल कर लेंगे उस तरह का रोल, या विराट कोहली अगर चल रहे हैं, बाकी हैं जो थोड़े आपके अटैकिंग बैटर है। तो ये एक बैलेंस की जरूरत थी जो पाकिस्तान ने लाने की कोशिश की। बट हाँ, फकर का चोटग्रस्त हो जाना, फिर नीचे आके बैटिंग करना, वो स्टार्ट नहीं मिलना, आई थिंक वो कंफ्यूजन हो गई। तो जो एक टेम्पलेट वो खेलना चाहते थे, मैं नहीं कह रहा कि वो न्यूजीलैंड को हरा देते, बट मच टाइटर कॉन्टेस्ट वो हो सकता था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच। इंडिया के साथ मुझे लगता है उनकी बॉलिंग में वो है नहीं। देखिए स्पिनर, अगर उनके पहले स्पिनर्स भी अच्छे होते थे, अगर कई स्पिनर्स होते फंसा देते, या आपके कई मीडियम पेसर होते थे, है ना, अजहर महमूद टाइप, अब्दुल रजाक टाइप बीच बीच में आते थे, वो पुरानी गेंद के साथ भी करते थे, विकेट निकालते थे। कोई वैसा भी नहीं हसन अली तक के जिस तरह का गेंदबाज होता था, कई बार आके विकेट निकाल देता था बीच में, उस तरह के भी कोई गेंदबाज इस वक्त मुझे वहां नजर नहीं आ रहे। नई बॉल अगर स्विंग कर गई तो ठीक है, आप विकेट लेंगे, उसके बाद क्या होगा अगर आपने ले ली, क्योंकि इंडिया के पास काफी डेप्थ भी है बैटिंग में। तो कोई एक ऐसी क्लियर कट मुझे चीज दिख नहीं रही जिसमें पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। इसलिए कह रहा हूँ, वो गंदी पिच आ जाए और इंडियन बैटिंग में फंस जाए, लो टोटल हो जाए, तो कई बार आप लो टोटल तो चेस कर ही जाते हैं। बल्कि बाबर से ज्यादा मैं तो अब रिजवान को बड़ा बैटर मानने लगा हूँ। आई थिंक वो क्राइसिस मैन है, वो फिर भी खड़े हो जाते हैं। वो T20 वर्ल्ड कप में भी आउट नहीं होते, शायद पाकिस्तान को जिता देते। वो रिकॉर्ड चेस की बात की, वहां भी उनके रन ही आए थे। तो आई थिंक रिजवान इज फार मोर क्रूशल। सलमान जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो ज्यादा क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। सईद मयूब का ना होना आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ओवरऑल। देखिए वो यंग खिलाड़ी हैं, लेकिन इतनी उनकी चर्चा हो रही है। वो होते साथ में फकर आपके ओपन करते तो बिल्कुल अलग टीम होती, बाबर फिर मिडिल ऑर्डर में बैट करते। लेकिन आई थिंक ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, इमाम आ गए। वो आपको उस तरह का बैटर शायद यहाँ चाहिए भी हो। दुबई में कई लोगों का मानना था, मैं पाकिस्तानी कई जर्नलिस्टों से बात कर रहा था, उनका कहना था यार इमाम को तो पहले ही होना चाहिए था, बाबर से आप ओपन ही ना कराएं, बाबर को मिडिल ऑर्डर में ही रखें। लेकिन अब तो शायद ऐसी परेशानी है कि शायद आप कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। एक सरप्राइज सिद्धार्थ जो मुझे हुआ पिछले मुकाबले से कि आप अर्शदीप को आपने बिठा दिया और हर्षित राणा के साथ गए। पाकिस्तान वाले मैच में भी आप जाओगे हर्षित के साथ ही? यार ये बहुत ही एक डिवाइसिव टॉपिक है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्रिकेटिंग लॉजिक बताता है कि यार लेफ्ट आर्मर अर्शदीप, उसको मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप देखते हैं तो।
भले ही दुबई में 2 साल पहले या 3 साल पहले वो हादसा हुआ था जब उन्होंने वो कैच छोड़ा था, और मानसिकता हमने देख लिया था यहाँ पर जो विकृत था, कितने उन्होंने उनके ऊपर ये गाली गलौज के बरसाया था। लेकिन ठीक है, उसके बाद अर्शदीप 2.0 गजब के बॉलर है, मतलब उन्होंने पावर प्ले में भी अच्छा किया है, डेथ में भी अच्छा किया है, स्विंग करते हैं ये सब। लेकिन अभी हमने रीसेंसी बायस के चक्कर में हमने देखा इंग्लैंड के सीरीज में और ये पहले मैच में हर्षित राणा अर्शदीप के मामले में गेंदबाजी में अर्शदीप थोड़े आगे हैं, लेकिन राणा बैटर के तौर पर ज्यादा अच्छे हैं। और मुझे लग रहा है ये इंडियन टीम को इतना इंश्योरेंस चाहिए, इतना बफर चाहिए कि भाई 8 नहीं, 9 नहीं, 10 तक हम बैटर्स को ही खिलाएंगे। और उन्होंने यही कहा ना, हम लोग उन्हें 5 स्पिनर नहीं कह रहे, उन्हें 5 ऑलराउंडर कह रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर ये हम देख रहे हैं तो वही चीज है कि हर्षित राणा को एक अच्छा मौका मिल रहा है, और जो उन्होंने 3-4 गेम्स में उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है गेंदबाजी में, अब उनको अगर ड्रॉप करेंगे तो वो बहुत अनफेयर होगा। इंग्लैंड के मैचेस में, T20 में भी हो चाहे उसमें भी हो, T20 में तो उन्होंने डेब्यू में ही उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था, कंकशन सब होने के बावजूद। उसके बाद जो उन्होंने ओडीआईज में किया था, भले ही रन उन्होंने लीक किए हो, लेकिन उन्होंने विकेट भी तो लिए हैं। तो आप किस बलबूते पर हर्षित राणा को आप नहीं खिलाओगे पाकिस्तान के खिलाफ? अगर उनको छोड़ दिया फिर भाई ये तो बहुत अनफेयर है, नाइंसाफी तो दोनों तरफ से हुई है, अर्शदीप को भी और हर्षित को भी। देखिए, अगर बांग्लादेश के मैच में अगर हर्षित 8 ओवर में कुछ 50-60 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया, तो अर्शदीप का खेलना जायज था पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उन्होंने 3 विकेट लिए, पेस अच्छा था, वेरिएशन अच्छा था, तो आप किस आधार पर उन्हें ड्रॉप करेंगे? तो मुझे लग रहा है ये टीम जो है इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे। रोहित, मुझे नहीं लगता है कि हर मैच में चॉप एंड चेंज करेंगे, क्योंकि दुबई में ही आप खेल रहे हो, तो मुझे लग रहा है यही सेम कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो पाकिस्तान के खिलाफ। हर्षित को एक और मौका मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं हार्दिक पांड्या का फिटनेस डिपेंडिंग, वो कैसे वो लोग चेंज करेंगे वो। सर, मेरा सवाल आपसे है, सिद्धार्थ ने भी कहा कि अर्शदीप उनसे बेहतर गेंदबाज हैं और ये बैटिंग का जो लालच है वो हर्षित राणा का केस मजबूत कर दे रहा है। आप बीजीटी के टाइम से कह रहे हो कि अगर आपने एक गेंदबाज को लिया है, उसकी गेंदबाजी को आप कंसिडर करो, वो बल्लेबाजी में क्या लेकर के आता है वो अलग बात है। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और प्लेइंग 11 में कोई बदलाव, कोई चेंज देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? अब तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडियन टीम जीत गई है, कि कोई वो बदलाव करेंगे। थोड़ी बहुत अगर आप सोच सकते हैं किसी एरिया में, तो वो ये हो सकता है कि आप कुलदीप यादव की जगह आप वरुण चक्रवर्ती को ले आए। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हमने देखा है कि कुलदीप बड़े इजी टारगेट होते हैं, उनको ड्रॉप करना थोड़ा आसान होता है कुछ बाकी खिलाड़ियों के अगर आप कंपैरिजन में बात करें तो। ये अगर हो जाए तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। बट आप मेरे से पूछे क्या टीम होनी चाहिए भारतीय टीम, तो मैं तो कहूंगा कि भाई हूबहू वही टीम अब जो आपने खिलाई है बांग्लादेश के खिलाफ, आप उसी टीम के साथ जाइए। कोई मैच में किसी के विकेट नहीं आते, कभी किसी के नहीं आते, तो वो तो चलता रहता है, आपको कॉन्फिडेंस देना है, यही आपका काम है। तो आप उसी टीम को खिलाइए। जहां तक तेज गेंदबाजी की बात है, मैं सरप्राइज जरूर था कि अर्शदीप से पहले आपने हर्षित राणा के साथ शुरुआत की, और इसलिए सरप्राइज था कि जब आपने टीम पिक करी तो आपने अर्शदीप को पिक किया, जसप्रीत बुमराह थे, और हर्षित राणा एज अ बैकअप ऑफ जसप्रीत बुमराह थे। अब जब जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो जाते हैं तो हर्षित राणा अंदर आते हैं, लेकिन ये तो हमें पता चल ही गया था कि टीम जो पहले पिक कर गई थी उसमें हर्षित थे ही नहीं, यानी अर्शदीप हर्षित से आगे थे उस कतार में। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि जब मैच आया तो आपने हर्षित को खिला दिया और अर्शदीप को नहीं। ठीक है, कई लोग उनकी बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है यार, आप एक आउट एंड आउट गेंदबाज को बैटिंग पे थोड़ी चुनते हो। ठीक है, हर्षित शायद उनसे बेहतर बल्लेबाज है, बिल्कुल सही है, पर वो हिटर है, बिग हिटर है। बिग हिटिंग कुछ हद तक अर्शदीप भी कर लेते हैं, मैं अभ्यास में भी देख रहा था, लंबे लंबे छक्के मारे थे। तो उस चीज के लिए आप बेहतर गेंदबाज को बाहर बैठाएंगे, अगर ये सोचे तो मैं इसको लेकर हैरान हूं। कई बार हो जाता है कि ये थोड़ी धीमी पिच है, थोड़ी स्लगिश पिच है, तो वहां पे क्या ऐसे गेंदबाज को निकालने जो पेस ऑफ करते हैं, तो उसमें भी अर्शदीप को महारत हासिल है, तो हर चीज में वो कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीजें हैं तो मैं तो चाहूंगा कि भाई आप अर्शदीप के साथ ही शुरुआत करें। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को फिलहाल रैप अप करते हैं। हमने
मोटा मोटी जो चीज़ें थी पाकिस्तान वाले मैच को लेकर के उसको कंसिडर कर लिया, उस पर बातें कर ली। और जब ये मुझे एक और शूट है तो इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं सर, आपके साथ बाद में जुड़ता हूँ फिर। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वही है, अभी बोलेंगे द ग्रेटेस्ट राइवलरी और ये सब शुरू होने वाला है फिर से। माहौल बनेगा अभी। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं, मतलब अगर आप एक प्योर अच्छे क्रिकेट फैन हो, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो आपको हाइप करना है वो आप 90s के दशक में आप वो कर चुके हो। अब कोई राइवलरी नहीं है, इट्स अ वन साइडेड लॉपसाइडेड राइवलरी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और इंडिया भी अक्सर एक दूसरे के साथ खेलते नहीं है। सो दैट इज वाई मैं ये कहूंगा कि बॉस रहने दो। अब इंडिया पाकिस्तान को एक मामूली सा कॉन्टेस्ट मान लीजिएगा ग्रुप में, क्योंकि डबल बोनांजा है इंडियन क्रिकेट दर्शकों के लिए। डबल बोनांजा है कि अगर आप जीते, आप ना कि सेमीफाइनल में हो, आपने पाकिस्तान को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिल्कुल। तो वही है, 23 को देखते हैं कितना हाइप होगा, अभी देखते हैं। एक तीर से दो निशाना। हाँ, हो सकता है तीन निशान, 3 निशाने, क्योंकि हो सकता है यार 30 साल के बाद हमने होस्ट किया और 5 दिन में हम लोग टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो क्या एक्साइटमेंट रहेगा, इसीलिए। ठीक है, तो मंडे को मुलाकात होगी नए एपिसोड में और उसकी जांच पड़ताल करेंगे, मैच की एनालिसिस होगी। फिलहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपका प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सवाल रह गया हमसे तो आप वहाँ भी हमें भेज सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हो हमसे तो आप लिख कर भेज सकते हैं। और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।